हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है वैद्युत चालन और इसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग दो वीडियो को कर चुके हैं, दो लेक्चर को कर चुके हैं। उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मिलने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, तो ये हमारे पास क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है? अगर हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास क्या है? कोई चालक है। हमने कहा कि हमारे पास कोई चालक है, तो एक हमारे पास कोई चालक है और इस चालक, ये हमने कहा कि हमारे पास कोई चालक है। अब हमने कहा कि चालक के सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है। चालक के सिरों को हमने क्या कर दिया है? बैटरी से जोड़ दिया है। तो चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने के बाद, चालक के सिरों को हमने क्या कर दिया? बैटरी से जोड़ दिया है। ये हमने एक लगा दिया बैटरी। अब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने के बाद, चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने के बाद इस पर वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। और वैद्युत विभवांतर के स्थापित होने से क्या होगा कि इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो जब हमने किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया है तो चालक के सिरों के मध्य वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाएगा, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। और इस कंडीशन में जो वैद्युत विभवांतर होता है और जो धारा का अनुपात होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से सबसे पहले तो जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी भी परिपथ में वैद्युत विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा लिखा जाएगा, डेफिनेशन आपकी है। डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, परिपथ में, किसी परिपथ में वैद्युत विभवांतर या किसी परिपथ में विभवांतर, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब जो वैद्युत प्रतिरोध है, तो यहाँ से भी हमने जाना कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे किससे डिनोट करेंगे? आर से। तो लिख सकते हैं, फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? फार्मूला आपका बनता है कि आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। तो ये हमारा फार्मूला क्या हो गया? आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अब हम लोग इससे मात्रक की बात कर लें। किसकी बात कर लिया जाए? मात्रक की। तो जो हमारे पास वैद्युत प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक हमारे पास क्या होता है? मात्रक। तो इसका मात्रक तो एक होता है ओम। क्या होता है? ओम। एक मात्रक इसका क्या हो गया? ओम। और ओम का सिंबल क्या है? ऐसे ये ओम का सिंबल है। दूसरा मात्रक क्या हो गया? देखिए, आर बराबर क्या है? वी अपॉन आई। वी का मतलब क्या? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया और प्रति एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर। ये हमारे पास दो मात्रक है। अब हम लोग बात कर ले इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा क्या होगी? तो बीमा के लिए देखिए, आर बराबर क्या आया? बी अपॉन आई। तो अगर हम लोग विभवांतर की बीमा लिख दें और उसके बाद क्या लिख दिया जाए? आई की बीमा क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कैपिटल आर की बीमा। तो अगर विभवांतर की बीमा में लिखना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें विभवांतर, तो देखिए विभवांतर की बीमा क्या होती है? हम लोग जानते हैं वी बराबर क्या होता है? वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है।
और W का मतलब क्या है, किया गया कार्य, और समय किया गया कार्य, और Q का मतलब क्या, आवेश। तो हम जानते हैं W की बीमा क्या होती है, m l स्क्वायर t माइनस 2, और अपॉन में Q की बीमा क्या हो गया, 80। तो अगर इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमको क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि ये आपको मिल गया, देखिए m हमारा अकेला है, m को अकेला लिख दिया, देखो t l स्क्वायर है, l स्क्वायर लिख दिया। अब t की पावर यहाँ क्या है, 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे -1, तो -1 और -2 कितना हो गया, -3 हो गया। और ये वाला आपका a की पावर 1 है, ऊपर ले गए a की पावर -1। तो ये किसकी बीमा है, ये आपकी बीमा हो गई विभव या विभवांतर की। तो यहाँ हम लोग रख देते हैं, ये हमें मिल जाएगा, क्या आ रहा है, m l स्क्वायर t -3, और क्या आया है, a -1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में धारा मतलब क्या हो गया, कैपिटल A, क्योंकि धारा कैसी राशि है, धारा हमारे पास एक मूल राशि है। अब इसका हम लोग बीमा लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए सबको ऊपर कर लिया जाए तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, m अकेला है, m लिख दिया गया, l स्क्वायर t की पावर -3। अब देखिए a की पावर यहाँ 1 है, ऊपर गया तो -1 हो गया -2। तो ये हमारी बीमा हो गई किसकी, विभवांतर की, सॉरी ये हमारी बीमा किसकी है, कैपिटल R प्रतिरोध की बीमा है। अब इसके बाद इसके थोड़े से मात्रक वगैरह होते हैं। मात्रक का मतलब हो गया कि जैसे अभी हमारे पास है 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम जो होता है वो 10 की पावर 6 ओम के बराबर होता है, 10 की पावर 6 ओम के बराबर होता है। एक आपका आएगा 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम जो होता है, जैसे अभी हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, क्या जानते हैं, 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ से ऐसे क्या हो गया कि 1 किलो ओम में कितने ओम हो जाएंगे, 10 की पावर 3 मतलब 1000 ओम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, इसके छोटे छोटे मात्रक होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ओम प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है। अब इसको आप टोटल देख सकते हैं, ये आपका टोटल वैद्युत प्रतिरोध के बारे में इतना चीज़ है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता क्या होती है। तो वैद्युत चालकता हमारा अगला टॉपिक है, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं, और C बराबर होता है 1/R, 1/R। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी चालक में या किसी भी परिपथ में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, क्योंकि ये हमारा C इक्वल टू क्या, 1/R, मतलब इसका व्युत्क्रम। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अतः वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब इसके बाद आएगा बात मात्रक क्या होता है। तो देखिए मात्रक इसका जो होगा ओम का प्रतिरोध का क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे प्रतिरोध का हमारा क्या था, ओम था, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इसका मात्रक है, ठीक है। बीमा की बात करें तो बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/R है। R की बीमा क्या आया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो R की बीमा हमारे पास क्या आया था, ये देखो R की बीमा आपके पास क्या है, ml स्क्वायर t -3 a -2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ml स्क्वायर t -3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ml स्क्वायर, ये आपका क्या है, ml स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -2। ये किसकी बीमा है, वैद्युत प्रतिरोध की है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा m की पावर -1, क्योंकि भाई यहाँ पर पावर +1 है, ऊपर गया तो -1। l की पावर 2 है तो ऊपर जाएगा -2 हो गया, और उसके बाद t की पावर 3 है तो t की पावर 3 हो गया, और ये आवजला हो जाएगा a की पावर 2। तो ये इसकी क्या हो गई है, बीमा हो गई। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे ओम के नियम की। तो ओम का नियम जो है, ये ओम जो है, ओम का नियम हमारे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है ओम का नियम।
ओम का नियम। तो जो ओम है, ओम जर्मनी के रहने वाले निवासी थे। 1826 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया था। इनका जो इन्होंने बताया था विभवांतर और धारा के बारे में, इसमें एक रेशियो इन्होंने बताया था और उसी को बोला गया ओम का नियम। और इनका जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज साइमन ओम। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई चालक होता है, इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई क्या है, एक चालक है, तो इन्होंने बताया अगर हमारे पास कोई एक चालक है तो हमने एक क्या ले लिया, चालक। और इस चालक को इन्होंने क्या कर दिया है कि बैटरी से जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ दिया है। तो चालक को जोड़ दिया गया है एक बैटरी से। तो ये हमने ले लिया है बैटरी, और बैटरी से हमने क्या कर दिया, चालक को जोड़ दिया है। तो अगर हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो उसके सिरों के मध्य में क्या स्थापित हो जाएगा, उसके सिरों के मध्य में स्थापित हो जाएगा एक वैद्युत विभवांतर, जिसके कारण चालक में धारा का प्रवाह होगा, जिसके कारण चालक में क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ बताया गया कि अगर हमारे पास कोई चालक है और उसकी भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब, सांद्रण इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए, मतलब उसका जो ताप दिया गया उसको कांस्टेंट कर दिया जाए, उसका जो प्रेशर वो भी कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा, मतलब जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा और जो प्रवाहित धारा होगा, दोनों का अनुपात नियत होगा। तो यहाँ से क्या बताया गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, जैसे ताप कॉमा दाब इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए, इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए, ना किया जाए तो ना किया जाए तो विभवांतर, मतलब जो चालक के सिरों का विभवांतर होगा और उस पे जो प्रवाहित धारा होगा उनका अनुपात नियत होता है। तो चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात, प्रवाहित धारा का अनुपात, प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, नियत होता है। तो ये आपका क्या है, ओम का नियम। तो इनके नियम के अनुसार जो V होगा, मतलब अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर V मान ले और प्रवाहित धारा को I मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को क्या बताया गया है, प्रतिरोध होता है। मतलब यही से हमारा क्या आ जाएगा, V/I बराबर, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बोला गया कि अगर ओम के नियम ने बताया कि अगर हम कोई चालक ले लें और उस चालक को हम लोग उसकी भौतिक अवस्था है जैसे ताप, दाब इत्यादि को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, उसमें परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा और प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसी में बताया जाता है, या इसी में हमारे पास एक टॉपिक और है कि ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है। तो देख लेते हैं। तो भाई ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी सरल रेखा में होता है, बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ से हमने क्या लिख दिया है, यहाँ से अगर हम आगे लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि V = I/R, V = क्या मिल गया, I/R। अब अगर हम लोग I की वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा, 1/R × में V, 1/R × V। अब अगर हम लोग यहाँ से इसकी तुलना कर दें, Y = mx + c, mx + c, तो y = mx + c का मतलब क्या होता है कि हम लोग धारा को दिखा दें y अक्ष में और x को दिखा दिया जाए, मतलब v को दिखा दिया जाए x अक्ष में। तो यहाँ से हम क्या बना ले, एक हम लोग बना लेते हैं
टू डी मतलब 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, एक हमने कहा ये वाला हमारे पास एक्स वाला है, सॉरी वाई है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है, वाई है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्स एक्सिस में हमें किसको दिखाना, विभवांतर को। तो यहाँ से हम चाहे तो इसको हटा के इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाए, ये हमने दिखा दिया v को, और इधर क्या दिखा दिया जाए, धारा को। तो इनके मध्य का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सीधी सरल रेखा। अच्छा, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारा ये आया इसको कांस्टेंट मान लें, जो आई होगा वो b के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो आपका बनेगा एक सीधी सरल रेखा में बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो है वो बन जाएगा एक सीधी सरल रेखा में। तो ये वाला आपका क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। तो क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम का ग्राफ कैसा बनता है, तो आपको याद करना है कि ओम के नियम का ग्राफ सीधी सरल रेखा या सरल रेखीय होता है। तो इतनी चीज थी ओम के नियम के बारे में। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यम इक्वल टू क्या आया है, 1/r। तो यम इक्वल टू क्या आ गया, 1/r। और जो यम होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, और ये tan थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा। अच्छा, थीटा क्या है, इस ग्राफ के बीच में बना कोण। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/r। और इसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा बराबर में r। तो r बराबर क्या आ गया, cot थीटा। तो इतनी जानकारी थी ओम के नियम के बारे में। तो इसको इकट्ठा करके देख लीजिए, ये आपका है, ये टोटल आपका क्या है, ओम का नियम। अगला टॉपिक हमारे पास है अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो हम लोग लगा लेंगे हेडिंग, अफवाह वेग के आधार पर, अफवाह वेग के आधार पर, अफवाह वेग, वेग के आधार पर, के आधार पर, आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम, ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या कर ले, अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति के लिए हम लोग एक बना लेते हैं चालक। एक हम लोग क्या बना लेते हैं, चालक बना लेते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक चालक है, हमारे पास क्या है, कोई एक चालक है। अब इस चालक क्या क्या कर दिया गया, हमने बैटरी से इसके सिरों को जोड़ दिया है। चालक के सिरों को हमने क्या कर दिया है, बैटरी से जोड़ दिया है। तो चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने के बाद ये हमने चालक के सिरों को ले लिया है और इसको जोड़ दिया गया कहाँ से, बैटरी से। इसको जोड़ दिया गया है बैटरी से। तो बैटरी से जोड़ने के बाद इनके सिरों के मध्य में क्या स्थापित हो जाएगा, वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव के स्थापित होने से क्या होंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ से क्या मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये आपका जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है तो अगर हमारे पास कोई चालक है, उसके सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है, तो चालक के सिरों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एक वैद्युत बल मिल जाएगा। और वैद्युत बल और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जिसके कारण से हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, त्वरण मिल जाता है। और त्वरण के मिलने से हमें क्या मिल जाता है, वेग मिल जाता है। और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अफवाह वेग। मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट किसका था, अफवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का था। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि अफवाह वेग के आधार पर हमें ओम के नियम की उत्पत्ति करना है। तो अफवाह वेग होता क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी चालक या इस चालक में प्रवाहित धारा आई हो, अगर इस चालक में प्रवाहित धारा आई है तो आई बराबर क्या होगा, NA/BD। ठीक है, तो अफवाह वेग के फार्मूले का यूज करेंगे और लास्ट में हमें क्या दिखाना है, ओम के नियम। ओम का नियम क्या बोलता है कि V/I का जो मान होता है कांस्टेंट होता है। यहाँ सबसे पहले क्या लिख दे, यहाँ पर लिखा जाए चालक में प्रवाहित धारा, माना चालक में प्रवाहित धारा, माना चालक में प्रवाहित धारा। तो चालक में प्रवाहित धारा जो होगी वो हम जानते हैं I बराबर NE, I बराबर NE/AVD, जहाँ पर N का मतलब क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है, और VD का मतलब क्या है, अफवाह वेग। तो ये हमने क्या लिख दिया, I बराबर NE/BD। अब हम लोग क्या लिख दिया, अगर चालक में इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है, तो अनुगमन वेग VD बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग,
तो अनुगमन वेग क्या हो गया हमारे पास, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग bd बराबर क्या होता है, bd बराबर अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, bd बराबर होता है ई बी अपॉन में एम एल इंटू ताऊ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये आपका ई बी अपॉन एम एल इंटू में क्या हो गया, ताऊ। अब यहाँ पर ताऊ का मतलब क्या है, श्रांति काल है। इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या कर लिया जाए, bd का मान समीकरण 2 से उठाकर 1 में रख दिया जाए। तो क्या लिख दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ bd, putting the value of bd in equation फर्स्ट। तो अगर हम लोग फर्स्ट में bd की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू क्या मिल गया, पहले तो इतना सा हमें लिखना है n e a। अब bd की जगह पे क्या लिख दे, ये वाली वैल्यू, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ई बी अपॉन एम एल इंटू में क्या आएगा, ताऊ आएगा। अब देखिए हमें क्या यहाँ से दिखाना है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो देखो ओम का नियम क्या बोलता है, v अपॉन आई। तो हमें v मिल गया है, i को इधर कर ले, बाकी सबको एक तरफ भेज दिया जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल गया कि v i को एक तरफ कर लो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो ये हमारा हो गया b, ऐसा लिख लिया जाए, इधर b कर लिया, i को इधर ट्रांसफर कर लिया, बाकी सबको इधर भेज दो। तो ये वाला आपका ml हो गया, इधर ऊपर ml ऊपर हो गया, बाकी n e a ताऊ क्या हो गया, बटे में आ जाएगा। तो ये आपका है n e a और ताऊ। अब यहाँ पर देखो ये सब है क्या, m का मतलब क्या है, इधर लिखते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, m का मतलब क्या है, m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है 9.1 इंटू 10 की पावर समथिंग होता है। ये कैसी चीज है, ये वैल्यू हमारे पास जो है कांस्टेंट है। एल का मतलब क्या है, चालक की लंबाई है। तो चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, अब चालक की लंबाई जो होगी 10-15 मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी, वो भी क्या होगा, 10 मीटर है, 15 मीटर, एक कांस्टेंट नंबर है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या, एन, एन को क्या बोलेंगे, प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसकी वैल्यू आपको दी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अनुप्रस्थ, ऐसा बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल, या आप सीधे क्षेत्रफल लिख सकते हैं। और ताऊ क्या बचा है, ताऊ आपका है श्रांति काल, श्रांति काल। तो यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी हमें मिली है, ये सारी मिला के क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या मिल गया है, कांस्टेंट मिल गया, बराबर में बी अपॉन आई। और यही क्या है, ओम का नियम है। ओम के नियम में बताया गया है कि किसी चालक के सिरों का बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या कर दिया, ओम के नियम की उत्पत्ति के लिए, या बोला गया अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की क्या करना है, उत्पत्ति करना है। तो हमने क्या ले लिया, हमने आपको दिखा दिया है, हमने आपको, ये देखो हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने क्या माना कि माना प्रवाहित धारा क्या, आई बराबर है नहीं वीडी है। उसके बाद चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी बराबर ई वी अपॉन में एम एल इंटू में क्या है, ताऊ है। तो यहाँ से क्या हो गया, सेकंड की वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रख देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आई बराबर एन ई ए ई वी अपॉन एम एल इंटू में क्या हो गया, ताऊ हो गया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, वी अपॉन आई को एक तरफ दिखाना है, बाकी चीज को कांस्टेंट दिखाना है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, आई को इधर ले आए, तो वी अपॉन आई, ये वैल्यू सारी इधर चली गई, और ये सब है क्या, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारे पास ओम के अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति हो गई। अब इसका आपको इकट्ठा करवा दिया जाए, इकट्ठा आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये
ये ठीक है, ये आपका है अनुगमन वेग। अब इसी के आधार पे थोड़ा सा हमें और जानकारी प्राप्त करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग क्या लिख दें, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर इसको मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रुक जा, इसको मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम लोग थोड़ा आगे लिख दें या इसी में आगे कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते क्या है कि आर बराबर होता क्या है, वी अपॉन आई। आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हमें फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा, वी अपॉन आई इक्वल है आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, एम एल अपॉन एन ई ए इंटू ताऊ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, आर इक्वल टू एम एल अपॉन में क्या हो गया, एन ई ए ताऊ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध की निर्भरता होती है किन किन चीजों पर होती है, प्रतिरोध की निर्भरता किन किन चीजों पर होती है। यहाँ से भैया जो प्रतिरोध की निर्भरता है वो चालक की लंबाई पर होती है और इसके क्षेत्रफल पर होती है और चालक के ताप पर होती है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता तो प्रतिरोध की निर्भरता किन किन चीजों पर हो गई, पहला हमारे पास क्या, चालक की लंबाई पर, दूसरा हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, तीसरा हमारे पास क्या है, श्रांति काल पर। तो यहाँ पर लिख दिया जाए श्रांति काल पर। तो जो प्रतिरोध होता है उसकी निर्भरता 3 चीजों पर होती है, चालक की लंबाई हो गया, चालक का क्षेत्रफल हो गया और श्रांति काल हो गया। इस प्रकार से हमारा इसका जो टॉपिक है ये हमारा समाप्त हुआ। तो कोशिश किया जाए कि इकट्ठा आपको दिख जाए, तो ये आपको इकट्ठा शायद दिख जाएगा, ये इतना हमारे पास क्या है, इकट्ठा दिख गया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई चालक है और उस चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के सिरों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास कोई एक चालक है, ये हमारे का पास क्या है, कोई एक चालक है। तो हमने एक चालक ले लिया है और इसके सिरों के मध्य क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह कब होगा, जब इसको हम जोड़ देंगे एक बैटरी से, जब इसको किससे जोड़ दिया जाए, एक बैटरी से। तो हमने इसको जोड़ दिया है किसी बैटरी से। तो बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें होगा धारा का प्रवाह। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये माइनस है, ये वाला प्लस है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई परिपथ है और उस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है तो इनके जो सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तथा धारा घनत्व होता है, इनके अनुपात को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर फार्मूला क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अपॉन में जे धारा घनत्व। इसका मतलब क्या हो गया कि अतः किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, था किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ये आपका सिंबल तथा का है, धारा घनत्व के अनुपात को
के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर हम ये बोल दें कि हमारे पास जो चालक है, इस चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल एल। हमारे पास जो चालक है इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ई बराबर फार्मूला क्या होता है, वी अपॉन एल। ई बराबर फार्मूला क्या होता है, वी अपॉन एल, तथा जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। आई अपॉन ए का मतलब क्या हो गया कि किसी चालक के तल में एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ई और जे की या ई और जे का जो वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि रो इक्वल टू क्या मिलेगा, ई की वैल्यू वी अपॉन एल। तो उसके बाद जे की वैल्यू क्या, आई अपॉन ए। तो ये हमारा हो जाएगा आई यहाँ हो गया, ए चला गया ऊपर। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, रो बराबर वी अपॉन आई को इकट्ठा कर लो और इधर क्या मिल गया, ए अपॉन एल। और आप जानते हैं वी अपॉन आई क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से फार्मूला में क्या मिल गया, आर इक्वल टू, सॉरी ये आपका मिल गया रो इक्वल टू अब वी अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, प्रतिरोध लिखते हैं आर, और क्या हो गया आपका ए अपॉन में एल। तो इसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर क्या हो गया, आर ए अपॉन एल हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ से हमें फिर से इसको डिफाइन करना होता है। एक डेफिनेशन तो ये है कि किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इस चालक की जो लंबाई है उसको 1 मान लें और जो इसका क्षेत्रफल है वो भी क्या मान लें, 1 वर्ग मीटर। यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, हाँ क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया है, 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई को क्या मान लिया है, 1 मीटर। तो यहां से देखो जब हमने दोनों को 1 मान लिया तो रो किसके बराबर हो गया है, आर के बराबर। रो किसके बराबर, आर के बराबर। अतः यहां से डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, अतः या किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल या किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा और हमने एक किसको माना है, उसके क्षेत्रफल को, तथा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ से इतना चीज था हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक आपका होता है, देखो मात्रक हमारे पास होता है इसका, देखो ये हमारे पास फार्मूला क्या है, आर ए अपॉन एल। आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आर का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया, प्रतिरोध है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर है। और लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो हमारे पास क्या बचा है, ओम, और ये आपका क्या बचा, मीटर। तो मात्रक क्या हो गया है, ओम मीटर हो गया। अगर बीमा की बात करें तो बीमा क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बीमा आपकी क्या होगी, रो बराबर, देखो आर की बीमा क्या है, आर की बीमा लिखेंगे, ए की बीमा लिखेंगे, एल की बीमा लिखेंगे। तो आर की बीमा अभी हमारे पास कुछ आया था इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध को, तो देख लेते हैं। प्रतिरोध को जब पढ़ रहे थे, ये देखो प्रतिरोध की बीमा क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2।
तो m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ये प्रतिरोध की बीमा है। अब इसके बाद आपका क्या a का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब हो गया l स्क्वायर। उसके बाद क्या है बट्टे में l की बीमा क्या होती है, लंबाई है तो l हो गया। तो यहाँ पे देखो एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है, रो बराबर m l की पावर 2 प्लस 4 कितनी हो गई l3, ये आपका क्या है l की पावर माइनस 3, और यहाँ से क्या बचा है l की पावर माइनस 2, तो ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जितने भी चीज़ें थी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको आप इकट्ठा देख लो। ये आपका टोटल क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर ये अपॉन जे, यहाँ से डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद हम जानते हैं इक्वल टू बी अपॉन डी होता है, लेकिन चालक की लंबाई एल है तो बी अपॉन एल हो गया। जे इक्वल टू आई अपॉन ए धारा घनत्व, इसको इकट्ठा रख दिया तो रो बराबर क्या आ गया, आर ए अपॉन एल आ गया। अब इसके बाद हमने चालक की लंबाई को एक ले लिया है और क्षेत्रफल को एक ले लिया, तो इसका डेफिनेशन क्या मिल गया है, कहता किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसके बाद हम लोगों ने मात्रक पढ़ लिया है, मात्रक के बाद क्या आ गया, बीमा आ गया। तो अब इसके आगे के जो भी टॉपिक हमारे पास बचे हुए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।